हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया वो ऑड सेमेस्टर का पेपर था 21-22 का, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। और आज इस सेकंड वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ सेक्शन सी। मतलब ऑल 5 यूनिट फिर से आपकी इस पेपर के थ्रू रिवाइज हो जाएंगी। और टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रीवियस पेपर जो मैंने KAS 402 डाला था और 302 देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कुछ टॉपिक हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप पेपर के लिए उन टॉपिक्स को छोड़कर ना जाएं, उनको कंप्लीट पढ़कर जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए किस से टॉपिक से प्रॉब्लम है। यहाँ पर थर्ड का ए पार्ट उसने कहा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है लेग्रांज, तो ये प्रॉब्लम आपके पास लेग्रांज से है। और नेक्स्ट में देखिए डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है और ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल इनटू पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के टॉपिक से है। तो अगर आपने इस पूरे पेपर को देखा है सेक्शन ए सेक्शन बी, तो फर्स्ट यूनिट में जो भी आपके सारे टॉपिक्स हैं लाइक होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हो गया और आपका ये लेग्रांज हो गया, तो सारे टॉपिक्स नियर अबाउट कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं और ये लेग्रांज है। तो लेग्रांज की जनरल इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल्स टू R। और इस लेग्रांज की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं dx अपॉन कैपिटल P होगा स्मॉल p का कोफिशिएंट। अब यहाँ जो स्मॉल p होता है ये एक्चुअली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। और dy ओवर कैपिटल Q मीन्स स्मॉल q का कोफिशिएंट एंड r इज राइट हैंड साइड फंक्शन dz ओवर r। इसकी हेल्प से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्मॉल p का कोफिशिएंट है y प्लस zx, मीनिंग कैपिटल P आपके पास आ गया y प्लस zx। ये आपके पास कैपिटल P है। इसके बाद आप फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटल Q। तो कैपिटल Q की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर है स्मॉल q का कोफिशिएंट माइनस साइन x प्लस वाई जेड और राइट हैंड साइड है r की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए मैंने यहाँ फॉर्म कर दी dx ओवर p dy ओवर q एंड dz ओवर r। अब यहाँ पर इस पे रेशियो डाल दे, दिस इज फर्स्ट सेकेंड, फ्रैक्शन पे डाल लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। क्या प्रोसीजर है, एक सॉल्यूशन को आपने u मान लिया, दिस इज C1, सेकेंड सॉल्यूशन मान लेंगे v, दिस इज C2 और जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखते हैं फाई u v इक्वल्स टू 0। ये लेग्रांज को काम करने का तरीका है। अब यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन निकालने, देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन तो यहाँ पर तीनों फ्रैक्शन की हेल्प से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर हम इस तरह से लेते हैं कि किसी एक फ्रैक्शन के अपॉन में 0 बन जाए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लायर जो सेलेक्ट कर रही हूँ एक सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो मल्टीप्लायर है एक्स वाई माइनस जेड। देखिए इसकी हेल्प से क्या होगा, ईच फ्रैक्शन मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपका ईच फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट में आपने x से मल्टीप्लाई किया मीनिंग x dx, सेकेंड में y से मल्टीप्लाई किया सो y dy, थर्ड में z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो माइनस का z dz डिवाइडेड बाय, अब देखिए क्या बन गया, फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई प्लस जेड एक्स, सेकेंड में y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का y x प्लस वाई जेड, थर्ड में माइनस z से मल्टीप्लाई किया सो माइनस का z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या वैल्यू आपको मिल जाएगी, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। तो ये आपको मिल गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जेड से और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर जेड से प्लस का कैंसिल होकर, तो आपके पास ये बन गया ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई माइनस का जेड डी जेड डिवाइडेड बाय 0। तो इसकी हेल्प से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। इक्वेशन हमें क्या मिल गया, दिस इज एक्स डी एक्स
प्लस का वाई डी वाई माइनस का जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। इसको आप इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 और बाई 2 जो है वो मैंने राइट हैंड साइड ले गई और कांस्टेंट c1 है तो इसे कांस्टेंट के साथ लिख लिया, दिस इज c1। तो आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये निकल आता है। तो इस सॉल्यूशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं, बाद में इसका यूज करेंगे जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए। अब दूसरा एक सॉल्यूशन और चाहिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर मल्टीप्लायर ले लेते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लायर चूज करें कि आप सॉल्यूशन बना सके। यहाँ मैंने ले लिया y x और थर्ड वाले में मैंने ले लिया 1। तो फिर से बनाते हैं ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, और जो मल्टीप्लायर लिए हैं उसकी हेल्प से बना के देख लीजिए। फिर से आपके पास कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन लिख सके। तो आपने फर्स्ट में लिया y, तो इसका मीनिंग y dx, फिर आपने लिया x मतलब dy और लास्ट में dz ऐड कर रहा है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट में y से मल्टीप्लाई है सो y स्क्वायर प्लस का x y z, x से मल्टीप्लाई है तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x y z, dz में प्लस 1 है तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर, x y z से x y z कैंसिल। इसका मीनिंग आपके पास यहाँ पर फिर से वही एक सॉल्यूशन बहुत इजीली आ गया बनके, ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू y dx प्लस x dy प्लस का dz डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन फिर से मिल गई और इक्वेशन आपको क्या मिल जाती है, दिस इज y dx प्लस x dy प्लस का dz इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसे आप लिख सकते हैं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस dz, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगा के अगर करें तो फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx ये रखा, y एज इट इज रहा, प्लस का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा है y का डेरिवेटिव dy। इसे इंटीग्रेट कर ले तो इंटीग्रेट करके आपको आंसर मिल जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू c2। एक सॉल्यूशन आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन का तरीका आपको बता ही दिया है। दोनों की हेल्प से आप जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू 5। फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आया है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और सेकेंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया एक्स वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन होगा ये लेग्रांज का सॉल्यूशन आ जाता है। अब इसके बाद हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो ये रिड्यूसिबल में कन्वर्ट होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 4xy डी डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर प्लस 6d डैश इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई 4। तो एक क्वेश्चन है जिस टॉपिक का वो है रिड्यूसिबल टू पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसका तरीका आपको याद दिला दूं, रिवाइज करा दूं। स्मॉल x को आप रिप्लेस करते हैं e रेज टू द पावर कैपिटल x से, और स्मॉल y को रिप्लेस करते हैं e रेज टू द पावर कैपिटल y से। तो कैपिटल x की वैल्यू आपको मिल जाती है log x और कैपिटल y की वैल्यू मिल जाती है log y। और इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन KAS 402 में भी है। तो ये टॉपिक तो रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है बट टॉपिक रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर जो इस दोनों सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास जो बनता है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो आता है x del z by del x, इसे लिख लेते हैं dz, y del z over del y ये कन्वर्ट हो जाता है d डैश में, d डैश z, जहां कैपिटल d डिनोट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x और d डैश डिनोट करेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल y। अब इसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव्स है, मतलब एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर ये टर्म है, जैसे कि यहाँ ये रखी भी है, ये टर्म ये रखी, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे डी डी माइनस 1 जेड, और अगर वाई स्क्वायर के साथ टर्म है डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाती है डी डैश माइनस 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ कॉम्बिनेशन रखा है, यहाँ कॉम्बिनेशन रखा है, यहाँ नहीं दिया। ये टर्म होनी चाहिए थी 4 वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, ये टर्म आपके पास होनी चाहिए थी 6 वाई डी डैश, ये होना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया। इसका मीनिंग इस ये जो पेपर आया था यहाँ मिस्टेक थी, इसलिए अगर आप
कोई इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो इन तरह के क्वेश्चन को अगर आप पहचान पाते हैं तो इसे अटेम्प्ट जरूर करिए। लेकिन अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर लिखा और छोड़ दिया। अटेम्प्ट का मीनिंग है कि आपने इसे आइडेंटिफाई किया किस टाइप का है, तो एटलीस्ट आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो आपने प्रोसीजर दिया, और लास्ट में लिखा गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो इस तरह से अटेम्प्ट करने पर आपको इन क्वेश्चंस पे कंप्लीट मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग था। करेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर क्वेश्चन ये दिया जाता देन आप इसे रिड्यूस करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 है मतलब ये सेकेंड यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब सेकेंड यूनिट आपका हीट वेव लैपलास पर बेस्ड है, तो और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को रीड करिए किस टॉपिक पे पूछा गया। उसने कहा सॉल्व पीडीई बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो हर बार इस मेथड से क्वेश्चन आ रहा है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, कुछ कंडीशंस दे दी गई है और इनकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन को देखिए। z किस पर डिपेंड करता है, एक्स वाई पर डिपेंड करता है। तो आप इसका सॉल्यूशन लेके चलेंगे z इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ del z by del x and del 2z by del y square। तो फर्स्ट ऑफ ऑल del z by del x, y is a constant and derivative of capital X is dx by d small x। इसको आप लिख सकते हैं y x dash। इसी तरीके से नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैपिटल X कांस्टेंट हो गया और कैपिटल Y का डेरिवेटिव आ गया, इसे आपने लिख लिया एक्स वाई डैश। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, इसलिए आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लिया del 2z ओवर del y स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास आ गई। x तो एज इट इज रहेगा और y डैश का डेरिवेटिव हो गया y डबल डैश। आपने सारी वैल्यू निकाल ली और गिवन क्वेश्चन में पुट करी। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी क्वेश्चन की, del z बाय del x। इसकी वैल्यू थी y x डैश, आपने पुट कर दी y x डैश। नेक्स्ट थी del 2z ओवर del y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, x y डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो जो भी आपने वैल्यू निकाली सिर्फ आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आपने जो सॉल्यूशन लिया है एक्स वाई, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो जैसे डिवाइड करेंगे आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई एक्स डैश बाई एक्स प्लस वाई डबल डैश बाई वाई इक्वल्स टू 0। देखिए वेरिएबल्स एक साथ आ गए, एक्स एक्स के साथ आ गया, वाई वाई के साथ आ गया, और मेथड यही कहता है कि आप इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए हम सेपरेशन स्टार्ट करते हैं और इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हमारे पास आ गया y डबल डैश ओवर y इक्वल्स टू माइनस का x डैश ओवर x इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को माइनस पी स्क्वायर लेकर सॉल्व कर रही हूँ। अब जो भी आप कांस्टेंट लेते हैं वो कांस्टेंट आपकी गिवन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन में अगर आप ये कंडीशन रख पा रहे हैं तो इसका मीनिंग जो आपने कांस्टेंट लिया है वो करेक्ट है। तो आपने इस यूनिट में भी देखा होगा, हमने कहीं तो सॉल्यूशन प्लस पी स्क्वायर से किया, माइनस पी स्क्वायर से किया, हीट में भी किया, वेव में भी किया, और जितने भी सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वो करेक्ट है। चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन में यहाँ पर निकालती हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन है मेरे पास y डबल डैश ओवर y इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर। यहाँ से आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली y डबल डैश प्लस का पी स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। आप इसे लिख सकते हैं दिस इज डेरिवेटिव 2 टाइम्स प्लस का पी स्क्वायर ऑफ y इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो गई एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं प्लस माइनस पी आयोटा, और अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इसका मीनिंग, इसका आंसर जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। और ये किस वेरिएबल की वैल्यू जा रही है, कैपिटल Y की। सो कैपिटल Y इक्वल्स टू C1 cos PY प्लस C2 sin PY, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, एक दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट के लिए सॉल्यूशन है आपके पास x डैश ओवर x माइनस में इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हुआ, इक्वेशन फॉर्म हो गई x डैश माइनस का पी स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। x डैश को आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस का पी स्क्वायर, और x आपने यहाँ कॉमन ले रखा है, दिस इज 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मीनिंग m माइनस का पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो रूट आपके पास आ गया m इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये एक सिंगल रूट आ गया।
अगर ये सिंगल रूट आ गया और किस वेरिएबल का सॉल्यूशन है, कैपिटल एक्स का, तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट कांस्टेंट ले लेती हूँ C3 e रेज टू द पावर m इज p स्क्वायर स्मॉल x। अब आपके पास x भी है y भी है, इसकी हेल्प से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये सॉल्यूशन आपके पास बन जाता है कंप्लीट। इसको अभी हम लिखते हैं, दिस इज z। तो z इक्वल्स टू एक्स वाई, तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया C1 cos पी वाई प्लस C2 sin पी वाई, और इसके अंदर आपने x मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज C3 e रेज टू द पावर p स्क्वायर x, और यहाँ पर हम इसे अब इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। ऑलरेडी 1 डाला हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस सॉल्यूशन से चलिए करिए स्टार्ट। अब क्वेश्चन में पढ़िए, कुछ कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है, हाईलाइट करती हूँ, zx 0 इक्वल्स टू 0, जिसको मैंने कंडीशन का नाम दे दिया a। सेकेंड कंडीशन है zx पाई इक्वल्स टू 0, जिसका मैंने नंबरिंग कर दी, दिस इज b। और थर्ड कंडीशन इसमें है z0y इक्वल्स टू 4 sin 3y, जिसकी नंबरिंग की है c। तो 1 बाय 1 कंडीशन रखते हैं। सबसे पहले हम a कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन को पढ़िए, zx0, x0 मतलब आपको y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आपने अप्लाई की, अप्लाई a, और a कंडीशन है आपके पास zx0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो zx0, y के प्लेस पर 0 रखा C1, बाकी साइन 0 0 हो गया, और ये बचा C3 e रेज टू द पावर p स्क्वायर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन zx0 इज 0 इक्वल्स टू C1 C3 e रेज टू द पावर p स्क्वायर x। यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि C1 इक्वल्स टू 0। जो भी कांस्टेंट निकाला अपने सॉल्यूशन में आपने अपडेट कर दिया। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 था, आपने इसे अपडेट कर दिया और सॉल्यूशन आपने बना लिया, दिस इज C2 sin py एंड C3 e रेज टू द पावर p स्क्वायर x। अब इसे डाल लिया आपने इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 पर नेक्स्ट हम जो अप्लाई करेंगे वो होगी हमारी कंडीशन B, और कंडीशन B पढ़ते हैं। अब कंडीशन B क्या कहती है, कंडीशन B कहती है zx पाई। इसका मीनिंग सेकेंड कंडीशन में y को किससे रिप्लेस करना है, पाई से। तो z की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। तो आपने सेकेंड कंडीशन ली zx पाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। देखिए zx पाई इक्वल्स टू C2 साइन, y के प्लेस पर जा रहा है पाई, दिस इज p पाई C3 e रेज टू द पावर p स्क्वायर x। बट zx पाई की वैल्यू गिवन है 0 इक्वल्स टू C2 साइन p पाई C3 e रेज टू द पावर p स्क्वायर x। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, C2 C3 0 नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक कंक्लूजन आ गया कि साइन p पाई ही 0 होगा। आपने इसकी जनरल वैल्यू यूज कर ली साइन n पाई। तो p पाई इक्वल्स टू n पाई आ गया, p पाई इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर लें, सो p इक्वल्स टू आपको मिल जाता है n। अब जो भी आपको p की वैल्यू मिली है, इसे अपने सॉल्यूशन में आपने अपडेट किया। तो इक्वेशन नंबर 3 को आपने चेंज कर लिया, तो zxy कन्वर्ट हो गया C2 C3 साइन p की वैल्यू आ गई ny एंड e रेज टू द पावर p स्क्वायर मीनिंग n स्क्वायर x। ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट कंडीशन पर जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है मेरे पास कंडीशन C। ये कहता है z0y, इसका मीनिंग इस बार x के प्लेस पर 0 रखना है और वैल्यू है 4 sin 3y। अब ये लास्ट कंडीशन है, क्योंकि A और B हम अप्लाई कर चुके हैं। अब लास्ट कंडीशन से पहले इसका मुझे लेना होगा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम इसका जनरल सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। समेशन आपको अप्लाई करना है, तो zxy दिस इज इक्वल्स टू समेशन bn साइन ny e रेज टू द पावर n स्क्वायर x, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इस जनरल सॉल्यूशन के बाद मैं ये बाकी का प्रोसीजर यहाँ कर रही हूँ। जनरल सॉल्यूशन के बाद आपको इस पर अप्लाई करनी है, इक्वेशन नंबर 5 पर अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन C, और कंडीशन C कहती है आपके पास ये कंडीशन है z0y की, और z0y आपको गिवन है, ये गिवन है
4 sin 3y। तो 4 sin 3y मुझे यहाँ पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए अब ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इक्वेशन नंबर 5 में x के प्लेस पर 0 रख रहे हैं, तो z0y इक्वल्स टू समेशन bn, ये एज इट इज रहा। अब x के प्लेस पर 0 रख रहे हैं, तो e रेज टू द पावर n स्क्वायर x आपके पास है, x के प्लेस पर 0, इसका मीनिंग ये 1 बन गया। ये बचा सिर्फ समेशन bn sin ny, जहां समेशन है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब z0y की वैल्यू आपको दे दी गई है 4 sin 3y, दिस इज इक्वल्स टू समेशन bn sin ny। अब यहाँ पर दोनों साइड साइन है, मतलब क्वेश्चन बाय कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन करने के लिए आप इस समेशन को ओपन करें, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 रखेंगे, तो b1 sin y, सेकेंड b2 sin 2y प्लस b3 sin 3y अप टू सो ऑन, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, sin 3y की टर्म है और sin 3y की टर्म राइट हैंड साइड ये रही, और कोई टर्म नहीं है, तो b1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आ गया, b2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आ गया, सिर्फ sin 3y की टर्म कंपेयर होगी, और कंपेयर करके b3 की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, 4। b3 4 आ गया, बाकी जितना भी आपके पास बचा b4 से लेकर bn तक सारी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। अब इसके बाद अब आप इसका सॉल्यूशन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या कहेंगे, सो zxy इक्वल्स टू समेशन की लिमिट 1 से इंफिनिटी तक है, और आपको पता है सिर्फ b3 की वैल्यू है और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो बाकी तो सारी वैल्यू 0 है। तो मैं अपने सॉल्यूशन में n की जगह क्या पुट करने जा रही हूँ, 3, तो मेरे पास ओनली आएगा b3 sin n की जगह 3, मीनिंग 3y e रेज टू द पावर n के प्लेस पर 3, मतलब 3 का स्क्वायर, मीनिंग 9x। अब b3 की वैल्यू आपने पुट कर ली, दिस इज 4 sin 3y e रेज टू द पावर 9x, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया। वो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा 3 कंडीशन देने के बाद ट्विस्ट किया गया था। चलिए अब इसी सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये डिपेंड करता है, आपका है वेव पर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है स्ट्रिंग का, ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ux0। ध्यान से पढ़िए कंडीशन ux0, मतलब यहाँ उसने इनिशियल कंडीशन की बात कर दी है, a sin pi x by L from which it is released at t equals to 0 दे दिया यहाँ पर। show that displacement of any point at a distance x from one end at a time t is given by uxt। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग आपके पास है o से a, स्ट्रिंग का एक एंड हमने ओरिजिन पर फिक्स किया जिसे मैंने o से डिनोट किया, और स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास है l, तो O पर जो आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा वो 0, क्योंकि लेंथ l है, तो A पर x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, l। अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग में इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, O A में है, तो यहाँ पर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, और इस A पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, दोनों पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसके बाद स्ट्रिंग को पुल किया गया, और पुल करने के बाद स्ट्रिंग इस पोजीशन पर आ गई जो हमने डॉटेड लाइन में शो किया है कर्व के फॉर्म में, और इस पोजीशन से रिलीज कर दी गई। तो जो आपने यहाँ पर इस स्ट्रिंग को पुल किया, ये इनिशियल कंडीशन है t इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि ये कर्व के फॉर्म में आई, इसको इसने कहा a sin pi x by L, और इस पोजीशन से जब आप रिलीज करेंगे तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लग जाएगी, इस तरह से वाइब्रेट करने लग जाएगी स्ट्रिंग। तो इस पोजीशन से जब आप रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इन्हीं कंडीशन पर बेस्ड आप इनकी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन लिखते हैं। बाउंड्री कंडीशन मैंने यहाँ दे दी, ये जो दोनों एंड पर कंडीशन है ये बाउंड्री कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन टाइम पर डिपेंड है, जो आपको इनिशियल पोजीशन दी गई है और साथ में कहा गया इट इज रिलीज्ड, इसका मीनिंग इनिशियली वेलोसिटी 0 है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ये ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियो में डाला है, इसलिए मैंने यहाँ इसे डिटेल्ड में सॉल्यूशन नहीं लिया।
तो लेकिन कहाँ तक आपको काम करना है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे ये बताया है कि सबसे पहले तो आप वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखिएगा, डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जैसे अभी आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसी तरह इसका सॉल्यूशन लेंगे कि u किस पर डिपेंड करता है, t और x पर। तो u आपके पास आ गया xt, यहाँ से आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। फॉर्म करने के बाद इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा t डबल डैश ओवर t इक्वल्स टू सी स्क्वायर x डबल डैश ओवर x, जैसे अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। यहाँ से क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू सी स्क्वायर को t के साथ ले गए आप, 1 बाई सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी। क्योंकि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो सेटिस्फाई होता है वो माइनस पी स्क्वायर पे सेटिस्फाई होता है, तो मैंने डायरेक्टली माइनस पी स्क्वायर पर इसका सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया है। आप भी कर सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली माइनस पी स्क्वायर पे सॉल्यूशन दें। यहाँ से दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लें और कैपिटल एक्स और कैपिटल टी फाइंड आउट कर लें, इजीली कर सकते हैं। और इसलिए हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये सॉल्यूशन जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ डाला गया है, जिसे मैं आपसे कह रही हूँ, ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू एक्स टी इक्वल्स टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स एंड सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी। यहाँ से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब बाउंड्री कंडीशन आपको बताई दी, बाउंड्री कंडीशन दोनों एंड पर है। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 0 पर 0 और x इक्वल्स टू l पर 0। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, डेल यू बाय डेल टी, वो 0 है, इनिशियली कह रही हूँ इसलिए t इक्वल्स टू 0 पर। एंड यू एक्स 0 क्वेश्चन में दे दिया गया है a साइन पाई एक्स बाई एल। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन नंबर सी एंड कंडीशन नंबर डी। टोटल 4 कंडीशन है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 तक का काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पर अप्लाई की कंडीशन नंबर ए, और कंडीशन नंबर ए क्या कहती है, यू जीरो टी आपके पास 0 है, मतलब x की जगह 0 रख रहे हो, तो ये आपको 0 दिया गया है। सॉल्यूशन में x के प्लेस पर आपने 0 रखा तो C1 ओनली बचेगा और सेकंड ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपने एज इट इज लिख लिया, दिस इज C4 साइन CPT। यहाँ से कंक्लूजन मिल गया कि C1 क्या है, आपके पास 0 है। अब आपने इसको अपने सॉल्यूशन में अपडेट किया और सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर लिया UXT। C1 0 हो गया तो रिमेनिंग बचा C2 साइन PX की टर्म, सेकंड ब्रैकेट फिर से एज इट इज ही चलेगा, C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ये एज इट इज रहा और ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हम कंडीशन बी अप्लाई करते हैं। तो आपने अप्लाई करी कंडीशन बी, और कंडीशन बी कहती है इस बार x के प्लेस पर l रखना है और ये u की वैल्यू 0 दी गई है। तो देखिए u की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0 और x के प्लेस पर आप l रख रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट चेंज हो गया C2 साइन PL, सेकेंड ब्रैकेट में फिर से कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये t पर डिपेंड है, तो C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ये आप एज इट इज लिखते चले गए। अब यहाँ से फिर से कंक्लूजन आया कि C2 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से साइन PL की वैल्यू 0 रखेंगे और फिर से आपने इसकी जनरल वैल्यू ले ली साइन n पाई। तो यहाँ P की वैल्यू आपको मिल जाती है, दिस इज n पाई बाई L, दिस इज P। अब जो आपने ये निकाला है फिर से एक कांस्टेंट अपने सॉल्यूशन में आपने अपडेट किया। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को अपडेट करके लिख लें। तो इक्वेशन 3 कन्वर्ट हो गया UXT इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रैकेट में चेंज आ गया C2 साइन P और P के प्लेस पर आ गया n पाई x बाई L, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी चेंज आएगा C3 cos CP, P की वैल्यू फिर से आ गई n पाई बाई L इंटू T एंड C4 साइन C एज इट इज, फिर से P की वैल्यू रखी n पाई बाई L इंटू T, ये बन गया अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इनिशियल कंडीशन की। इनिशियल कंडीशन में जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है वो डेल यू बाय डेल टी पर है, लेकिन आपके पास u है, डेल यू बाय डेल टी नहीं है, तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। आप सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, x एज ए कांस्टेंट, तो C2 साइन n पाई x तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये
x का फंक्शन है, ये एज इट इज रहा, सिर्फ t के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट होगा, तो ये रहा c3, cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस का साइन n पाई सी टी बाई एल, और t का कोफिशिएंट आपके पास आ गया n पाई सी बाई एल, प्लस का c4, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ गया cos n पाई सी टी बाई एल, और फिर से t का कोफिशिएंट n पाई सी बाई एल, ये आपने कर लिया डिफरेंशिएट। अब आप इस पर अप्लाई करेंगे कंडीशन नंबर सी। तो कंडीशन सी आपके पास क्या कहती है, अप्लाई कि डेल यू बाय डेल टी को जीरो कर दो जब आप क्या पुट कर रहे हो, टी की वैल्यू जीरो, तो डेल यू बाय डेल टी तो जीरो हो गया, दिस इज इक्वल्स टू सी टू साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब टी की जगह जीरो रखते जाओ, तो फर्स्ट तो साइन का फंक्शन है, ये तो जीरो ही रहा, प्लस का c4 n पाई c बाई एल, और t के प्लेस पे जीरो रखोगे तो cos जीरो इज 1। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल आया, ना तो c2 जीरो हो सकता है और कोई टर्म बची नहीं, तो सिर्फ एक कंक्लूजन निकला कि c4 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जो भी आपने c4 निकाला है आप इसे अपने सॉल्यूशन में पुट कर ले, तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है फिर से कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन अपडेट हो गया। तो uxt फर्स्ट ब्रैकेट अब एज इट इज ही है, c2 साइन n पाई x बाई एल, सेकेंड ब्रैकेट में चेंज आ गया कि c4 तो जीरो हो गया, सिर्फ एक रिमेनिंग टर्म बची c3 cos n पाई सी टी बाई एल, ये आपके पास सॉल्यूशन बचा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप 5 तक पहुंच चुके हैं और कंडीशन सी भी आपकी कंप्लीट हुई। लास्ट कंडीशन पर पहुंच गए हैं डी। लास्ट कंडीशन से पहले आप इसका एक जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे आपने सब में किया है। जनरल सॉल्यूशन बनाने का क्या तरीका है, uxt c2 c3 के प्लेस पर आपने दूसरा कोफिशिएंट ले लिया bn, फंक्शन आपके पास है साइन n पाई x बाई एल एंड cos n पाई सी टी बाई एल, और ये आपने अप्लाई कर दिया समेशन 1 से इंफिनिटी तक, और ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 6। अब आप इस पर अप्लाई कर लेंगे डी कंडीशन, और डी कंडीशन अब आपको क्या कहती है, वो कहता है कि ux0 दिस इज इक्वल्स टू a साइन पाई x बाई एल। x जीरो कह रहे हो, मतलब अब आप इक्वेशन नंबर 6 में t के प्लेस पर जीरो रखेंगे, तो u की वैल्यू तो आपको दे दी गई है a साइन पाई x बाई एल, राइट हैंड साइड t के प्लेस पर जीरो रखते जाइए, तो समेशन bn साइन n पाई x बाई एल, जैसे t के प्लेस पे जीरो रखोगे cos जीरो 1, तो आपके पास ये टर्म रह जाएगी जहां ये समेशन है 1 से इंफिनिटी। आपको सिर्फ इस स्टेप पर ये देखना होता है क्या क्वेश्चन हाफ रेंज से होगा या कंपैरिजन से। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंपैरिजन से कंप्लीट हो रहा है क्योंकि दोनों साइड साइन की टर्म है। तो मैं राइट हैंड साइड का समीशन ओपन करती हूँ, तो आपके पास है ये आ गया a साइन पाई एक्स बाई एल, समेशन में n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी b1 साइन पाई एक्स बाई एल, n के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो b2 साइन 2 पाई एक्स बाई एल अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखिए साइन पाई एक्स बाई एल और फर्स्ट टर्म भी साइन पाई एक्स बाई एल, तो बाय कंपैरिजन b1 की वैल्यू आपको मिल जाती है a, और कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं, तो b2 b3 जितने भी आगे के टर्म्स हैं अप टू bn तक के, ये सारे टर्म्स हो जाते हैं जीरो। अब आपको अपना फाइनल सॉल्यूशन देना है, मतलब इक्वेशन नंबर 6 को अपडेट करना है। तो सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही टर्म आपके पास आ रही है b1, मतलब मुझे समेशन में सिर्फ एक ही टर्म रखनी है b1, मतलब n के प्लेस पर 1 रखना है। तो ये आ गया b1 साइन n के प्लेस पर 1, मतलब पाई एक्स बाई एल और cos पाई सी टी बाई एल। यहाँ b1 की वैल्यू पुट कर दें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो uxt इक्वल्स टू a साइन पाई एक्स बाई एल cos पाई सी टी बाई एल, दिस इज फाइनल आंसर। और देखिए क्वेश्चन में यही आपसे कहा गया है, ये रहा इसका आंसर uxt इक्वल्स टू a साइन पाई एक्स बाई एल cos पाई सी टी बाई एल। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, बट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, और अगर समझ में आते हैं तो ये क्वेश्चन सिंपल है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये टॉपिक पहचानना है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस टॉपिक से दिया गया है।
आप याद करिए यूनिट 3 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, वो है कर्व फिटिंग, रिग्रेशन, मोमेंट्स, ये टॉपिक हमेशा मिल रहे हैं, या एमजीएफ। तो यहाँ क्वेश्चन है फिट ए पैराबोलिक कर्व ऑफ अ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, पैराबोलिक कर्व उसने कह दिया। तो ये क्वेश्चन कर्व फिटिंग का है, पैराबोलिक कर्व कहा गया है, तो आपको पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो पैराबोलिक कर्व आपके पास क्या है, ये सेकंड डिग्री पैराबोला है, आप सिलेबस में भी टॉपिक देखेंगे, वहाँ लिखा है फिट सेकंड डिग्री पैराबोला। तो पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। जब भी हम कोई कर्व फिटिंग करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल इक्वेशन, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल बना लेते हैं, इजीली कैलकुलेटर से काम करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितने आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। कोफिशिएंट है ए बी सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है 1, बी के कॉरस्पॉन्डिंग है x और सी के कॉरस्पॉन्डिंग है एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो फर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन यही रहेगी, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसमें सिर्फ समेशन अप्लाई कर दिया, समेशन y, क्योंकि ये सिर्फ a है तो यहाँ पर बन गया एन ए, b समेशन x, c समेशन एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए मुझे अब इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप पैराबोलिक कर्व की जो इक्वेशन है उसे x से मल्टीप्लाई कर ले। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का b एक्स स्क्वायर प्लस का c एक्स क्यूब, समेशन अप्लाई कर दे। देखिए कितना आसान है नॉर्मल इक्वेशन लिखना। थर्ड इक्वेशन लिखनी है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें आप अपने इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्यूब, और सी एक्स स्क्वायर से करें तो पावर 4, फिर से समेशन आपने अप्लाई किया, ये समेशन लगा दिया, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ये लिख ली आपने तीनों नॉर्मल इक्वेशन। अब देखिए जो टेबल में रिक्वायर्ड है वो बनाते जाइए, तो मैंने टेबल बना दी है। मुझे समेशन y चाहिए, समेशन y समेशन x, तो फर्स्ट कॉलम मेरा x का है, सेकंड y का है। नेक्स्ट मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था तो एक्स स्क्वायर ले लिया, नेक्स्ट एक्स वाई चाहिए एक्स वाई ले लिया, और क्या चाहिए आपको, इसके बाद एक्स क्यूब रिक्वायर्ड है, एक्स क्यूब ले लिया, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स की पावर 4। ये कॉलम आपने बना लिए। टेबल अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स कॉलम दे दिया और वाई कॉलम आपको दिया गया है। तो आपने अपने टेबल में, टेबल दिखाती हूँ, मैंने टेबल ऑलरेडी बना दी है, आपने एक्स और वाई कॉलम फॉर्म कर लिए। तो देखिए मैंने हर टेबल में, मतलब हर कॉलम में दो दो एंट्री छोड़ दी है। जैसे आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर आप कर रहे हैं, ये आप इस तरह से फिल करते जाइए, 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.25 ये आ जाएगा। बाकी की एंट्री मैंने कंप्लीट कर दी। इसके साथ ही इन कॉलम का सम भी निकालते जाए, तो आप हर कॉलम का सम निकाल लें। नेक्स्ट आपको एक्स वाई करना है, मीनिंग एक्स और वाई की आप मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाएंगे, बहुत इजीली आप ये काम कर पाएंगे। बस कैलकुलेटर में कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, जो बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। इसके बाद मुझे अगर एक्स क्यूब करना है तो आप एक्स के कॉलम का होल क्यूब करते जाइए, जैसे 1 का क्यूब किया, 1.5 का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.375। नेक्स्ट जैसे कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर आपके पास ये रखा 1 और फिर y की मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी 1.1। फिर एक्स स्क्वायर देखेंगे तो आपके पास है 2.25 और y की अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको 2.925। इसी तरह x की पावर 4 तो ये 1 आ जाएगा, और 1.5 की पावर 4 आप कर लें तो ये वैल्यू 5.0625 आ जाएगी, और हर कॉलम का सम। अब इन सम की हेल्प से और नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहती है समेशन y, समेशन y मेरे पास है 16.2, ये रहा 16.2 इक्वल्स टू एन ए, एन कितना डेटा दिया गया है काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आपके पास 7 है, तो आपने n की वैल्यू ली 7, तो नेक्स्ट आ गया 7a।
प्लस का b समेशन x, और समेशन x की वैल्यू आपके पास है 17.5, ये आ गया 17.5 प्लस का c। नेक्स्ट आपको चाहिए समेशन x स्क्वायर, और x स्क्वायर आपके पास है 50.75, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म किया। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने एंट्री पुट कर दी। अब सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन में एंट्रीज पुट करने जा रही हूँ। ये है आपके पास समेशन एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू है 47.65, तो सेकेंड इक्वेशन 47.65 इक्वल्स टू ए के साथ है समेशन एक्स, और समेशन एक्स आपके पास है 17.5 प्लस का b समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास है 50.75 प्लस का c समेशन एक्स क्यूब, ये है 161.875। ये सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन आपने ये लिख ली। इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखें तो ये समेशन एक्स स्क्वायर वाई है, जिसकी वैल्यू है 154, तो ये आपने ले ली 154.475 इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास है 50.75 प्लस का b समेशन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब आपके पास है 161.875 प्लस का c समेशन x की पावर 4, ये वैल्यू आपके पास है 548.1875। ये थर्ड नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म कर ली। तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में फीड करिए और यहाँ से आपको अपने अननोन्स मिल जाएंगी। तो फर्स्ट अननोन मीनिंग a की वैल्यू कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.0357, b की वैल्यू आपको कैलसी से मिल रही है माइनस का 0.1928, और c की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.2428। बस ए बी सी आपके पास आ गए। अब आपको आंसर लिखना है, तो y इक्वल्स टू a जो आपने लिया है कर, तो मीनिंग 1.0357 प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का 0.1928 इंटू एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर मीनिंग 0.2428 इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं कर फिटिंग के, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इसी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एमजीएफ। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स तो बार बार रिपीट ही हो रहे हैं। एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मीन एंड वेरिएंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यू आर विद द प्रोबेबिलिटी लॉ। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला उसने दे दिया q रेज टू द पावर r माइनस 1 इंटू पी वेयर r इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्या ये कंटिन्यूस वेरिएबल है या डिस्क्रीट है। r इज 1 2 3, दिस इज डिस्क्रीट, तो यहाँ पर एमजीएफ निकालने का समेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर यहीं पर ये कंटिन्यूस वेरिएबल देता तो आप एमजीएफ निकालने के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन यूज करते। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने हमें प्रोबेबिलिटी का फंक्शन का फॉर्मूला दे दिया है, और एमजीएफ का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा एम आर टी, क्योंकि उसने आर में दिया है समेशन ई रेज टू द पावर, फॉर्मूला आप ये पढ़ते हैं एम एक्स टी, दिस इज समेशन ई रेज टू द पावर टी एक्स, दिस इज पी एक्स। ये आपके पास एमजीएफ का फॉर्मूला है, बस इसको आर में लिख दिया ई रेज टू द पावर टी आर पी आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं समेशन ई रेज टू द पावर टी आर, पी की वैल्यू उसने दी है क्यू रेज टू द पावर आर माइनस 1 इंटू पी। आप इसे लिख सकते हैं समेशन ई रेज टू द पावर टी आर और पी अपॉन क्यू एंड क्यू रेज टू द पावर आर। देखिए क्यू की टोटल पावर आर माइनस 1 ही बन जाती है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ से p अपॉन क्यू इजिली बाहर निकाला जा सकता है, समेशन में रह गया 1 से स्टार्ट है ये r, e रेज टू दी पावर टी आर क्यू की पावर r, मतलब e रेज टू दी पावर t इंटू क्यू की होल पावर r। आप इसे इस टाइप से पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए मैं इस समेशन को ओपन करती हूँ। r इज 1 e रेज टू दी पावर t इंटू क्यू, r is 2 e raised to the power t into q का होल स्क्वायर, पावर 3 e raised to the power t q की पावर 3 अप टू सो ऑन। यही r की वैल्यू दी गई है। इस ब्रैकेट से आप जो कॉमन निकाल सकते हैं वो e raised to the power t into q कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बचा 1 प्लस e raised to the power t into q, e raised to the power t into q का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन।
देखिए q से q तो ये कैंसिल हुआ। अब जो आपके पास होल स्क्वायर में बचा है वो देखिए, वो जो कुछ इस तरह से एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशन आप पढ़ते हैं 1 माइनस एक्स के इनवर्स का, बायनॉमियल पढ़ते थे। तो आप यहाँ पर इसका यूज कर लें तो p e रेज टू द पावर t, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, ये टर्म आपका x रिप्रेजेंट कर रही है तो e रेज टू द पावर t इंटू क्यू का इनवर्स। तो आपके पास mgf की जो वैल्यू आ गई, mgf मीनिंग आपके पास mrt का जो फंक्शन आ गया, ये आ गया p e रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस q e रेज टू द पावर t। जो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mgf, तो mgf का आंसर आपके पास ये आ जाता है, दिस इज mgf। क्वेश्चन का ये पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब वो कहता है अगर mgf निकाल लिया है तो इसकी हेल्प से मीन निकालिए और वेरिएंस निकालिए। तो मीन और वेरिएंस याद दिलाती हूँ। न्यू वन था मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये रिप्रेजेंट करता है मीन को, मतलब एक्स बार को। ये आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से कैसे निकालते हैं, आपने जो भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला है उसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें और t की वैल्यू 0 पुट कर दें। जो आंसर आएगा वो आपके पास न्यू वन होगा और यही आपके पास मीन होगा। इसके बाद अगर मुझे सेकेंड मोमेंट निकालना है अबाउट ओरिजिन, मतलब न्यू टू, तो इसका मतलब उसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और t की वैल्यू 0 रख दो। अब लेकिन उसने मीन पूछा, मीन के साथ पूछा वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस भी आपने मोमेंट में पढ़ा था कि जो μ2 है ये वेरिएंस को शो करता है। और μ2 क्या था, दिस इज मोमेंट अबाउट मीन, ये μ2 है। अब μ2 और, लेकिन आपके पास यहाँ μ2 नहीं है, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो μ2 की वैल्यू है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन का यूज किया, μ2 इक्वल्स टू μ2 माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इन रिलेशंस का यूज करते हुए क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यू वन निकालना सिखाती हूँ। ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मीन को। कैसे निकाल रहे हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो भी आया उसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखा, इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो आंसर आएगा उसमें t के प्लेस पर 0। तो यहाँ डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो और इसे डिफरेंशिएट कर लो। 1 माइनस क्यू ई रेज टू द पावर t का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव p e रेज टू द पावर t, ये एज इट इज q e रेज टू द पावर t माइनस p e रेज टू द पावर t एज इट इज, माइनस का q e रेज टू द पावर t, माइनस माइनस प्लस, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करके देखिए ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास बनेगा p e रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस का q e रेज टू द पावर t का होल स्क्वायर। अब जो भी आंसर मिला है इसमें t को 0 से रिप्लेस कर लीजिए। तो जैसे ही t को 0 से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, p, और ये मिलेगा 1 माइनस q का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं p प्लस q 1 होता है, तो 1 माइनस q की वैल्यू आ गई p स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1 बाय p, और यही इसका मीन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन में सेकंड उसने पूछा है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए अब मैं सेकंड निकालूंगी न्यू टू निकालने के लिए इस बार मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो हम कर चुके हैं, उस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं। एक बार आंसर जब आपने निकाला तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद p e रेज टू द पावर t 1 माइनस q e रेज टू द पावर t का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। आपके पास ये आ गया 1 माइनस का q e रेज टू द पावर t की पावर 4, p e रेज टू द पावर t का डेरिवेटिव p e रेज टू द पावर t 1 माइनस q e रेज टू द पावर t का होल स्क्वायर माइनस p e रेज टू द पावर t एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे ट्वाइस, 1 माइनस का q e रेज टू द पावर t, अब 1 माइनस q e रेज टू द पावर t का करें तो माइनस का q e रेज टू द पावर t, ये माइनस माइनस आप कर सकते हैं प्लस। इसके बाद ये आपके पास ओपन करते हैं। अब यहाँ देखिए ये पूरा फैक्टर, एक इसकी पावर और यहाँ ये कैंसिल होके बना 3, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, p e रेज टू द पावर t
1 माइनस का q e रेज टू द पावर t प्लस का 2, रिमेनिंग बचता है आपके पास p q e रेज टू द पावर 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस का q e रेज टू द पावर t का होल क्यूब। जो आंसर आ रहा है उसमें t को 0 से रिप्लेस करना है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई सारा ब्रैकेट ओपन कर लें। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास बचेगा p e रेज टू द पावर t प्लस p q e रेज टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस का q e रेज टू द पावर t का होल क्यूब वेयर t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 रख लो, p प्लस p क्यूब 1 माइनस का q का होल क्यूब। तो p प्लस पी क्यू तो ये एज इट इज रख रही हूँ, 1 माइनस क्यू के प्लेस पर आप p लिख सकते हैं होल क्यूब। तो p से कैंसिल हो गया एक p, तो रिमेनिंग क्या बचता है 1 प्लस क्यू अपॉन पी स्क्वायर। इसका मीनिंग 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई न्यू टू की। लेकिन निकालना क्या है, वेरिएंस। अब वेरिएंस किसको शो करता है, वेरिएंस होता है म्यू टू। अब म्यू टू और न्यू टू में क्या रिलेशन है, ये आपके पास रिलेशन है न्यू टू माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपने निकाली ली 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस एक्स बार अभी निकाल ही दिया। मीन की वैल्यू 1 अपॉन पी है, मीनिंग 1 अपॉन पी का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट। सो आंसर जो यहाँ पर आपका आता है वेरिएंस का आंसर आपको मिल गया, दिस इज क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये हमारा यूनिट 4 पर बेस्ड है। तो यूनिट 4 में बार बार एक चीज कह रहे हैं कि भाई बेस थ्योरम और तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल। अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए वो पूछा गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट आपको दिखाऊं तो ये है आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर आ गए, एक ही पेपर में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिए गए और सेक्शन बी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप इजिली कर सकते हैं क्योंकि सारा फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड कंपेयर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी विद द एक्चुअल वंस। तो यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले बाइनोमियल पर आती हूँ। सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर आर सक्सेस दिस इज इक्वल्स टू NCR, p रेज टू द पावर r, q रेज टू द पावर n माइनस r। अब यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब यहीं पर जब हम बाइनोमियल पढ़ते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, मीन आता है दिस इज इक्वल्स टू NP। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। वेरिएंस अगर बाइनोमियल का पूछा जाए तो आप यूज करते हैं NPQ। अब यहाँ पर आपके पास इन्हीं सारे फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो अगर मुझे बाइनोमियल का फॉर्मूला चाहिए तो मुझे रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हैं, n चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसकी हेल्प से जिससे हम निकाल सके। अब मुझे p कहाँ से मिलेगा, p मुझे मिलेगा मीन से, और मीन कहाँ से मिलेगा, मीन मिलेगा मुझे इस डेटा से। तो इसका मीनिंग मुझे सबसे पहले इस डेटा का क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इस डेटा का फाइंड आउट करना होगा मीन। अब इस डेटा का मीन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन के लिए आप फॉर्मूला यूज करें। देखिए फ्रीक्वेंसी में गिवन है तो समेशन का fx डिवाइडेड बाय समेशन f, और इसे आप ये भी लिखते हैं समेशन fx डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो आप निकाल लीजिए fx, कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने कॉलम बना दिया है, x और f क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी हेल्प से आप समेशन fx फॉर्म कर ले। तो समेशन fx बनाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा 14, दिस इज 40, 102 एंड 88, दिस इज 40। इन सबको ऐड कर लें तो ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी 284,
और n समेशन f का अगर आप एडिशन कर लें तो समेशन f आपके पास ये आ रहा है 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकालते हैं। मीन इक्वल्स टू एनपी समेशन एफ एक्स, ये आ गया 284 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज 2.84। अब 2.84 किसके इक्वल है? ये इक्वल है एनपी के। एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो देखिए एक्स की वैल्यू देखिए 0, कोई ट्रायल ही नहीं हुआ। 1 एक ट्रायल हुआ, 2 ट्रायल हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो एन की वैल्यू 5 है। दिस इज 5p, आपको मिलता है 2.84। यहाँ से p अगर आप कैलकुलेट कर लें तो p आपके पास आ रहा है, दिस इज 0.568। अगर p आपके पास है तो आप इसकी हेल्प से q भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं p प्लस q इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपने q कैलकुलेट कर लिया, q इक्वल्स टू 1 माइनस p, मीनिंग 1 माइनस 0.568। ये वैल्यू आपके पास बन जाती है 0.432। दिस इज इक्वल्स टू q। तो p आ गया, q आ गया। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लिखेंगे? आप इसकी हेल्प से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे? दिस इज कैपिटल N Q प्लस P रेज टू द पावर n। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N आपके पास है 100, दिस इज 100। Q आपके पास है पॉइंट का 432, P की वैल्यू है आपके पास पॉइंट का 568, पावर n मीनिंग 5। ये आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। यहाँ पर अब आप थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो क्योंकि कंपेयर करना डेटा, तो आप यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? NPX, n तो आपके पास 100 है और px के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास फॉर्मूला बन गया, दिस इज 5cr, मतलब 5cx। 5cx p रेज टू द पावर x, q रेज टू द पावर 5 माइनस x। अब देखो x की वैल्यू रखते जाओ और अपनी वैल्यू लिखते जाइए। तो 100 तो आपके पास ये आ गया, दिस इज 5c0। p आपके पास अभी आपने निकाल रखा है, दिस इज पॉइंट का 568 रेज टू द पावर x, x तो 0 है, एंड पॉइंट का 432 रेज टू द पावर 5 माइनस 0 मीनिंग 5। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास नियर अबाउट 2 आ जाएगा। दिस इज नियर अबाउट 2। अब यहाँ पर ये आपके पास नियर अबाउट 2 आ गया। इसी तरह से अगर मैं अगला कैलकुलेट करूँ तो 100 यहाँ बन जाएगा 5c1 पॉइंट का 568 रेज टू द पावर 1, 0.432 रेज टू द पावर 4। इसे नियर अबाउट कैलकुलेट कर लो, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करते जाएं तो ये वैल्यू नियर अबाउट 2 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो 100, 5c2 पॉइंट का 568 रेज टू द पावर 2, पॉइंट का 432 पावर 3। तो इसे नियर अबाउट कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपको 26 मिलेगी। अगर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो ये नियर अबाउट आपको 34 मिलेगा, और अगर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो 22, और अगर आप 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो नियर अबाउट 6। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपको 100 ही मिलेगा। ये आपके पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। अब इसी सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। उसने कहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर इन्वॉल्विंग टैक्सी ड्राइवर्स इन अ सिटी फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू 3। उसने मीन दे दिया, तो सबसे पहले मीन की वैल्यू लिख लेते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू क्या है 3, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स, n की वैल्यू 1000 है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ ड्राइवर्स सच दैट नो एक्सीडेंट इन अ ईयर, मीनिंग कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, मोर देन 3 एक्सीडेंट इन अ ईयर, जहां उसने डेटा दिया है e रेज टू द पावर -3, आप ये यूज कर ले। अब यहाँ पर देखिए जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो फॉर्मूला क्या है पॉइजन का? e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। इसका मीनिंग e रेज टू द पावर माइनस का 3, 3 रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू r e रेज टू द पावर -3
ये आप चाहे तो वैल्यू पुट कर लें, क्वेश्चन में दी गई है, या फॉर्मूले में इसी तरह रहने दें, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। ये आपने फॉर्मूला बना लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। उसने कहा नो एक्सीडेंट, तो x कितना हो गया 0, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने, r की जगह 0, तो e रेज टू द पावर -3, 3 रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0, प्रोबेबिलिटी आ गई e रेज टू द पावर -3। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं ऐसे जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स आपके पास आ गए, जो भी प्रोबेबिलिटी आई उसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दे। तो कैपिटल N आपके पास है 1000, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया e रेज टू दी पावर -3, और e रेज टू दी पावर -3 की वैल्यू दी है 0.04979, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.79, तो नियर अबाउट 50। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नियर अबाउट 50 ड्राइवर्स है। अब आता है मोर देन 3 एक्सीडेंट इन अ ईयर। ऐसे कितने ड्राइवर हैं जिनका मोर देन 3 एक्सीडेंट। तो मोर देन 3 की बात की गई है, इसका मीनिंग जो आर है वो ग्रेटर देन 3, एक्स मीनिंग ग्रेटर देन 3 है। अब ग्रेटर देन 3 की बात कर रहे हैं, मतलब 4, 5, 6, 7 अप टू काफी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से आप कर दो नो एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट और 3 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो 1 माइनस, तो यहाँ पर आपने इसको यूज कर लिया। यहाँ पर हम ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, इसे मैं रब करती हूँ, इसे हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 1 माइनस नो एक्सीडेंट, अभी हमने यूज किया e रेज टू दी पावर -3, 3 रेज टू दी पावर 0 बाय फैक्टोरियल 0। एक एक्सीडेंट e रेज टू दी पावर -3, 3 रेज टू दी पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1। 2 एक्सीडेंट e रेज टू दी पावर -3, 3 रेज टू दी पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2। एंड 3 के लिए e रेज टू दी पावर -3, 3 रेज टू दी पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब इसे सिंप्लीफाई बस आपको करना है, जो आंसर है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए e रेज टू दी पावर -3 मैं यहाँ से कॉमन निकाल रही हूँ। ये फर्स्ट टर्म बची 1, नेक्स्ट आ गया 3/1, नेक्स्ट 9/4 और 27/9। ये आपके पास 27/6, फैक्टोरियल 3 है 27/6। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, और इन सब की आप कैलकुलेशन कर लें। तो कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आ गई 1 माइनस का 0.6472 नियर अबाउट ये वैल्यू है, और 0.35 समथिंग ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं, तो हम यहाँ पर नंबर निकाल रहे हैं, तो 1000 से आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 0.3527, तो नियर अबाउट आपके पास ये जो डेटा आ गया वो आ गया 353, नियर अबाउट 353 ये डेटा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं इस बार किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है, यहाँ से एफ टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनपी चार्ट है। तो चार्ट तो हर बार पूछे जा रहे हैं, कभी कोई पी चार्ट कभी एनपी चार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज 8 and 10, 2 सैंपल दिए हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस of a sample values from respective means were 84.4, 102.6, मतलब उसने हमें डेटा दे दिया, जो हम टेबल से कैलकुलेट करते थे वो हमें कैलकुलेशन यहाँ दे दी गई है। टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज सेगमेंट और नॉट, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबल की वैल्यू दे दी गई है। आपके पास 2 सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2। सैंपल 1 का साइज है 8, मतलब साइज n1 की वैल्यू 8, और यहाँ n2 की वैल्यू सेकेंड सैंपल का साइज है आपके पास 10। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीनिंग समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर, फर्स्ट सैंपल के लिए दिया गया है 84.4 और सेकेंड सैंपल के लिए दिया गया है 102.6।
इसकी हेल्प से, क्योंकि एफ टेस्ट लगाना है, तो एफ टेस्ट का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू S1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर, जहां S1 स्क्वायर अगर ग्रेटर है तो आप S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर लेते हैं, और अगर S2 ग्रेटर है तो S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर, जो ग्रेटर है वो ऊपर आता है। तो S1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो S1 स्क्वायर आपके पास आएगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। तो ये वैल्यू आपके पास है 84.4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 मीनिंग 7। इसे कैलकुलेट कर लो तो ये S1 स्क्वायर की वैल्यू इसमें आपके पास आ गई 12.05। इसी तरह S2 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर ये दिया गया है 102.6 डिवाइडेड बाय सैंपल का साइज है 10, 10 माइनस 1 इज 9, और S2 स्क्वायर आपके पास कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 11.4। तो देखिए S1 स्क्वायर यहाँ पर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप F टेस्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ ले लो नल हाइपोथेसिस, वो कह रहा है कि टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, क्या दोनों सैंपल्स के जो पॉपुलेशन है उनके वेरिएंस में डिफरेंस है, तो हम तो लेके चलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो सैंपल्स आर होमोजीनियस। ये आपने नल हाइपोथेसिस लेके चला कि कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों सैंपल का जो वेरिएंस है वो डिफरेंट है, सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अब एफ टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, सो एफ टेस्ट इक्वल्स टू S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर की वैल्यू है 12.05 डिवाइडेड बाई 11.4। ये वैल्यू कैलकुलेट करके 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो ये आ गया 1.057। ये आपके पास f कैलकुलेटेड आ जाता है, दिस इज 1.057। अब f टैबुलेटेड कितना दिया है, टैबुलेटेड दिया है 3.29, ये दे दिया है, और 79 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखिए टैबुलेटेड मैंने यहाँ लिख दिया 3.29, ये टैबुलेटेड है। तो आई थिंक आपको रिजल्ट तो समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, f की कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू है तो ऐसे केस में आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट था। अब इसी के साथ इसी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका भी बताइए एनपी चार्ट है। अब एनपी चार्ट का डेटा देखिए क्या गिवन है। एन इंस्पेक्शन ऑफ 10 सैंपल्स ऑफ साइज 400, यहाँ लिखते हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, एन इंस्पेक्शन ऑफ 10 सैंपल्स ऑफ साइज 400, 10 सैंपल हैं और एक का साइज 400 है। Each from 10 lots revealed the following number of defective units. डिफेक्टिव 10 सैंपल्स के डिफेक्टिव यूनिट दे दी गई हैं। ड्रॉ एनपी चार्ट, स्टेट वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। टोटल कितने सैंपल आपने इंस्पेक्ट किए, 10 सैंपल। एक सैंपल का साइज 400, तो सैंपल का साइज n आपके पास 400। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने इंस्पेक्ट किए आपने 10 सैंपल्स के अंदर, 10, और एक सैंपल का साइज आपके पास 400 है, तो टोटल आपने 4000 आइटम्स इंस्पेक्ट किए हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने निकले वो टेबल में दे दिए गए हैं कि फर्स्ट सैंपल में 17 है, सेकंड में 15 है। आपने सारे डिफेक्टिव आइटम्स को ऐड करके देख लिया कि टोटल डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, 140। यहाँ से पी बार निकाल लो। पी बार कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड आइटम्स। तो डिफेक्टिव है 140, डिवाइड आपने कर दिया 4000 से। इसको कैलकुलेट करके जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो ये जो आपके पास पी बार है, पी बार आपके पास आ जाएगा 0.035। ये आपके पास इस क्वेश्चन में पी बार आ गया। अब इस पी बार की हेल्प से अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फर्स्ट आप निकालने जा रहे हैं एनपी बार। एनपी बार निकालने के लिए एन देखिए, एन आपके पास क्या है, एन है आपके पास 400, और 400 की आपने मल्टीप्लाई कर दी 0.035 में, ये वैल्यू आपको मिल जाती है 14। अब आती है सबसे पहले कंट्रोल लिमिट, ये किसके इक्वल होती है, एनपी बार के, तो कंट्रोल लिमिट आ गई 14। इसके बाद आती है अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल, मीनिंग 3 सिग्मा लिमिट्स। अब इसका क्या फॉर्मूला है 3 सिग्मा लिमिट्स का, सबसे पहले यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट,
NP बार प्लस 3 सिग्मा, मीनिंग अंडर रूट NP बार 1 माइनस P बार। सारी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। NP बार 14 है, प्लस का 3 अंडर रूट NP बार 14 है, 1 माइनस P बार ये है 0.035। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें तो ये जो वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट करके आ रही है, ये वैल्यू बन जाती है आपके पास 25.03। ये आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट है। इसी तरह से लोअर कंट्रोल लिमिट, ये आपके पास NP बार तो 14 आ रहा है, माइनस का 3 अंडर रूट NP बार 14, 1 माइनस का 0.035। तो ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके मेरे पास बनती है 2.972। ये आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट है। अब आप एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जिसमें आपने एक्स एक्सिस पे सैंपल ले लिए और वाई एक्सिस पे आप अपना स्केलिंग ले सकते हैं, जो भी आप स्केल लेना चाहते हैं। मैंने 4 का लिया, 3 का लो, 2 का लो, एज यू विश। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, कंट्रोल लिमिट 14, तो नियर अबाउट ये मैंने ड्रॉ कर दी ब्लू कलर से 14। अपर कंट्रोल लिमिट मेरे पास है 25.03 की और लोअर कंट्रोल लिमिट है मेरे पास ये है 2.972 की। अब इस पर आपको अपना डेटा प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं, वो डिफेक्टिव आइटम में सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा, टेबल दिखाती हूँ, यहाँ से टेबल से क्लियर होगा। फर्स्ट सैंपल में 17, सेकंड में 15, तो इनकी मार्किंग करते हैं। फर्स्ट सैंपल में 17, 16 से ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए पॉइंट आ गया। सेकंड सैंपल में 15, 15 16 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये मान लीजिए ये 15 आ गया। 3 पर आते हैं तो 3 पर गिवन है आपके पास 14, 14 कंट्रोल लिमिट पर आ जाएगा, तो कंट्रोल लिमिट पे 14 आ गया। 4 पर आपके पास है 26, 4 पर 26, कंट्रोल लिमिट 25 की है, तो 4 वाला तो 25 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा 26, और ये देखते ही पता चल गया कि आंसर है आउट ऑफ कंट्रोल। अब 5th पर अगर आप चलें तो आपके पास ये आता है 9, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 का स्केल ये लिया है, मान लीजिए पॉइंट आपका 9 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 6 पर आता है 4, तो 4 का मान लीजिए पॉइंट आता है। 7 पर आपका दिया है 19, तो 7 पर अगर आप 19 चलें तो कंट्रोल लिमिट को क्रॉस करता हुआ ये मान लीजिए पॉइंट आ गया 19। 8 पर 12, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास 12 आ जाता है। 9 पर 9 है, तो 9 पर हम ये मान लीजिए ले लेते हैं 9। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। और 10 पर आपका 15 है, मतलब कंट्रोल लिमिट से थोड़ा सा ऊपर है। अब आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मैच कर दीजिए। मैं तो शायद इतने अच्छे से मैच इनको नहीं कर पाऊंगी। और जैसे ही आप इनको अच्छे से मैच करेंगे, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये कंट्रोल लिमिट से बाहर है, तो आपका आंसर ये होगा प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा, और इस पॉइंट पे लिख दीजिए ये पॉइंट आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। तो प्रोसेस भी आपके पास आंसर होगा प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो आई थिंक ये पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। होप सो कि ये सॉल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल्स हो और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।